जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो समाजशास्त्र के 2 वीडियो हो गए हैं, उन वीडियो को जाकर देखिए। सेकंड वीडियो में आपको मॉडल पेपर बनने बताया था। इस वीडियो में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको इस तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं, देख लीजिए। और आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं मैंने सब करा दिया है, आएंगे। अभी जिन कॉलेजों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो कृपया करके वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। यदि एग्ज़ाम में आप अपने अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो, नहीं लाना चाहते तो कोई बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपके एग्ज़ाम में ऐसा रहेगा पेपर में कि 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 200 शब्दों में लिखिए और 7 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि कस्बा तथा नगर में भेद लिखिए। कस्बा और नगर को परिभाषित कीजिए या उनके क्या क्या अंतर होते हैं। तो जो कस्बा का आकार होता है वो छोटा होता है नगर के मुकाबले, यानी नगर का आकार बड़ा होता है। कस्बे में न्यूनतम जनसंख्या 500 तक होती है और नगर की जनसंख्या 500 से 10,000 तक होती है। कस्बे में विकास के अतिरिक्त साधन नहीं उपलब्ध होते हैं, बल्कि नगर में विकास के अतिरिक्त साधन होते हैं, जैसे संसाधन, औद्योगिकरण, वाणिज्यीकरण, यातायात एवं संचार के साधनों की उन्नति, शैक्षणिक तथा मनोरंजक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। छोटे छोटे कई मोहल्लों को मिलाकर कस्बा बनता है और कई कस्बा मिलाकर एक नगर का निर्माण होता है। कस्बों में रोजगार के अवसर कम होते हैं, नगर में रोजगार के अवसर अधिक रहते हैं, क्योंकि यहाँ कल कारखाने तथा अन्य शिक्षण संस्थाएं होती हैं। आगे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांव और कस्बा में क्या अंतर है। अभी आपको कस्बा और नगर में अंतर था, अब आपको गांव और कस्बा में अंतर को बताना है। आकार के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, प्राथमिक संबंध के आधार पर, सामाजिक एकरूपता के आधार पर बताना है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कस्बा की विशेषताएं बताइए। कस्बे की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो हेडिंग डालेंगे कस्बे की विशेषताएं, अब उसके अंदर जो है आप लिख दीजिए। ग्रामीण नगरीय संपर्क की व्याख्या कीजिए। ग्रामीण नगरीय सातत्य क्या है। ग्रामीण नगरीय सातत्य की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तीनों प्रश्न अलग अलग तरह से पूछे गए हैं और तीनों का आंसर क्या है, अलग अलग नहीं है। तीनों का आंसर क्या है, एक ही है। हेडिंग क्या है, ग्रामीण नगरीय अनुबंधन। 3 हेडिंग यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तीनों को देख लीजिए आप। हाँ, चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, नगरीय समुदाय की विशेषताएं लिखिए। नगर की प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहला क्या है, मुद्रा अर्थव्यवस्था। दूसरा है लिखित आलेख। चौथा है आविष्कार एवं तकनीकी। आगे बढ़ते हैं। 5वां है सुदृढ़ प्रशासन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि नगरों की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। नगर को परिभाषित कीजिए। नगरीकरण की अवधारणा की विवेचना कीजिए। हेडिंग क्या है हमारा, नगरों की अवधारणा। तीनों प्रश्न अलग अलग हैं, तीनों का आंसर सेम है। चलिए, भारतीय समाज व संस्कृति की 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला क्या है हमारा, अध्यात्मवाद। दूसरा है धर्म की प्राधान्यता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संस्कृति में पाई जाने वाली धार्मिक विविधता में एकता की विवेचना कीजिए। यह आपके जो हमने मॉडल पेपर सेकेंड वीडियो में पढ़ाया है उसमें मॉडल पेपर में आया हुआ प्रश्न है। यानी कि विविधता, भारतीय समाज में विविधता के बारे में बताइए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि भारतीय विद्या अभिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भारतीय विद्या अभिगम
यहाँ पर इसका अर्थ प्रस्तुत करना है। भारत विद्या अभिगम में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का ज्ञान का संभव विवेचना कीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय विद्या अभिगम की सीमाएं बताइए। जो इम्पोर्टेंट है हम आपको बता देंगे। भारत क्या है? व्हाट इज इंडिया? इंडिया क्या है? तो यहाँ पर यानी कि 3 पॉइंट्स में दिए गए हैं, तीनों पॉइंट को पढ़ना है आपको। पहला यहाँ पर हिंदू हेडिंग क्या है हमारा, भारत क्या है? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो भारत क्या है? तो भरत नामक प्रजापति राजा के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पर पड़ा। क्यों पड़ा, इसके अंदर आपको पढ़ना है। दूसरा हमारा पॉइंट से क्या कह रहा है कि सिंधु या इंडस के नाम पर इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। हिंदुस्तान और भारत। भारतीय सामाजिक संगठन में होने वाले कोई 2 परिवर्तन लिखिए। पहला परिवर्तन है जातीय व्यवस्था में परिवर्तन, दूसरा है विवाह की संस्था में परिवर्तन। यह 2 क्या है? परिवर्तन है भारतीय सामाजिक संगठन में। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभिगम के आधारभूत मंतव्य बताएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है पॉइंट में। और नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्खिम के अनुसार धर्म में क्या कार्य है? दुर्खिम के अनुसार, इमाइल दुर्खिम इनका पूरा नाम है, इमाइल दुर्खिम। दुर्खिम के अनुसार धर्म के क्या कार्य हैं? तो दुर्खिम के अनुसार धर्म के 4 प्रमुख कार्य हैं। पहला यहाँ पर पॉइंट, दूसरा यहाँ पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, चौथा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभिगम का भारतीय समाज शास्त्र में क्या योगदान है बताइए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभिगम ने भारत में समाज शास्त्र की समृद्धि के लिए अनेक प्रकार के योगदान दिया है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। पहला क्या है? सांस्कृतिक तथ्यों का निजातीय अभिलेखों का संग्रह। दूसरा, पर्यवेक्षण की वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित पद्धति का प्रारंभ। तीसरा, समाजशास्त्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो भारतीय समाज में पाई जाने वाली सांस्कृतिक प्रतिमान संबंधी विविधताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निजातीय समूह से आप क्या समझते हैं? निजातीय समूह से आप क्या समझते हैं? तो निजातकी या सजातीयता को रंग तथा संस्कृति के आधार पर विश्लेषित किया जा सकता है। इसके आगे आपको पढ़ना है, भारतीय समाज में पाई जाने वाली निजातीय विविधताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या फिर संजाति समूह की अवधारणा समझाइए, या फिर निजातीय विविधताएं। तो तीनों अलग अलग तरह के प्रश्न है और तीनों का जो उत्तर है यहाँ पर सेम है। यानी आपको माइंड इधर उधर करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? तो गौतम बुद्ध ने संसार के निरीक्षण द्वारा अपने अनुयायियों को 4 सत्यों का उपदेश दिया, जो इस प्रकार है। पहला दुख का, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख का दमन, चौथा दुख के शमन का मार्ग। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो पहला क्या है हमारा? पंच अणुव्रत। क्या है? पंच अणुव्रत। दूसरा है त्रिरत्न। तीसरा है अहिंसा परमो धर्म। चौथा है कर्म का महत्व। पांचवा है 4 शिक्षावत्र। छठवां है तप की प्राधान्यता। ये क्या है? जैन धर्म के 6 प्रमुख क्या हैं? सिद्धांत हैं। आगे प्रश्न है, जनजातीय समस्याओं के समाधान हेतु एक उचित नीति की आवश्यकता को समझाइए।
चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनजातियां अनेक समस्याओं से ग्रसित हैं, स्पष्ट कीजिए। या भारतीय जनजाति की प्रमुख समस्याएं क्या है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति का अर्थ बताइए, या जनजाति से आप क्या समझते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साधारणतः जनजाति का तात्पर्य एक ऐसे मानव समूह से समझ लिया जाता है जिसका रहन सहन और रीति रिवाज बहुत आदिम प्रकृति का होता है। वास्तविकता यह है कि सुनी सुनाई बातों के आधार पर हम एक जनजाति समुदाय को जितना आदिम अथवा असभ्य समझ लेते हैं, व्यवहारिक स्थिति इससे बहुत भिन्न है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। इस जनजाति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो जनजाति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, यहाँ पर दिया गया है, इसको देखिएगा आप। अब यह जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जाति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या जाति का अर्थ स्पष्ट करना है। तो वर्तमान में भारतवर्ष में लगभग 3000 जातियां और 3000 जातियां और उपजातियां हैं। हट्टन के अनुसार जातियों के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता होगी। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द हिंदी का अनुवाद है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के केस्ट शब्द से हुई, जिसका अर्थ प्रजातीय तत्व, नस्ल या पैतृक गुणों से लिया जाता है। जाति की परिभाषाएं दीजिए। तो विभिन्न विद्वानों ने जाति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। कतिपय प्रमुख परिभाषाएं निम्नवत हैं। जाति का एक बंद वर्ग है। किसके अनुसार। डॉक्टर मजुमदार एवं मदान के अनुसार। कूले के शब्दों में जब एक वर्ग पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। और सर हर्बर्ट के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। जाति व्यवस्था की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, या फिर जाति प्रथा की विशेषताएं बताइए। जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये 3 प्रश्न है, तीनों का उत्तर यहाँ पर सेम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आएंगे। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के महत्व की विवेचना कीजिए, या फिर जाति के गुण को लिखिए। तो यहाँ पर जाति व्यक्ति के लिए ही नहीं दिया है, जाति व्यक्ति के लिए ही नहीं प्रत्युत संपूर्ण जाति समुदाय के लिए भी अनेक कार्य करती है। कतिपय प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं। पहला, धार्मिक भावना की रक्षा करना, यह पहला है। दूसरा, हमारा रक्त की शुद्धता बनाए रखना। तीसरा, सामाजिक स्थिति का निर्धारण। चौथा, संस्कृति की रक्षा। जाति और वर्ग में भेद कीजिए, या फिर जाति और वर्ग में अंतर को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति व्यवस्था के दोषों को स्पष्ट कीजिए, या फिर जाति व्यवस्था की हानियां लिखिए। तो आधुनिक संदर्भ में जाति व्यवस्था के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं। पहला है सामाजिक गतिशीलता में बाधक। और दूसरा है व्यक्तित्व उपलब्धियों की उपेक्षा। तीसरा है संकीर्णता का विकास। चौथा है राजनीतिक एकता में बाधक। यदि आपसे अति में पूछता है तो आप बस चारों का हेडिंग लिख देंगे। यदि आपको लघु में पूछता है तो आप यानी कि हेडिंग के अंतर्गत आप उसमें कुछ न कुछ लिखेंगे जरूर। जाति एक बंद वर्ग है, विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आता है विवाह की परिभाषाएं दीजिए, या विवाह को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विवाह के संबंध में प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं निम्नानुसार हैं। तो गिलिन के अनुसार विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना द्वारा स्वीकृत विधि है। और लोबी के शब्द में विवाह उस स्पष्ट रूप से स्वीकृत संगठन को व्यक्त करता है जो इंद्रिय संबंधी संतोष के पश्चात भी स्थिर रहता है एवं पारिवारिक जीवन का आधार बनता है। लूसी मेयर के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। अब विवाह का सामाजिक महत्व क्या है, या फिर विवाह के सामाजिक कार्य कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा हेडिंग क्या है, संतानोत्पत्ति और पालन पोषण की व्यवस्था। दूसरा, यौन संतुष्टि प्रदान करना। तीसरा, यौन संबंधों को व्यवस्थित करना। आगे प्रश्न है, हिंदू विवाह एक संस्कार है, स्पष्ट कीजिए।
तो परिवार मानव समाज की एक आधारभूत इकाई है। यह स्त्री पुरुष के आवश्यक संबंधों पर आधारित है। अतः एवं स्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंधों के लिए प्रत्येक समाज में कोई न कोई संस्थात्मक व्यवस्था होती है। विवाह इसी व्यवस्था का एक मान्य स्वरूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, या फिर हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, अनुलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए या फिर कुलीन विवाह के विषय में बताइए। अनुलोम विवाह क्या है। अनुलोम और कुलीन क्या है, एक ही है। अनुलोम या कुलीन विवाह के बारे में बताना। हेडिंग क्या हमारा होगा, अनुलोम या कुलीन विवाह। और प्रतिलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। क्या है, प्रतिलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत नीची जातियों के पुरुष ऊंची जातियों की स्त्रियों से विवाह करते हैं, जैसे डॉक्टर राधाकृष्ण ने लिखा है। नेक्स्ट है, धर्म की अवधारणा स्पष्ट कीजिए या धर्म को परिभाषित कीजिए। धर्म मानव जीवन का एक ऐसा सर्वव्यापक, स्थायी एवं शाश्वत तत्व है जिससे सम्यक रूप से समझे बिना हम समाज के रूप को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। अब उसी का उत्तर है यहाँ पर दे सकते हैं। आगे प्रश्न हमारा है, धर्म के लक्षणों की विवेचना कीजिए। तो पहले हमारा हेडिंग धर्म की विशेषताएं लक्षण। तो पहला हमारा लक्षण है अलौकिक शक्ति में विश्वास। दूसरा धार्मिक क्रियाएं। तीसरा क्या है, पवित्रता की धारणा। नेक्स्ट, धर्म के 3 प्रकार लिखिए। धर्म के 3 प्रकार लिखिए। तो पहला प्रकार क्या है हमारा, सामाजिक संगठन का आधार। दूसरा, सामाजिक नियंत्रण का साधन। तीसरा हमारा क्या है, सामाजिक एकता का विकास। नेक्स्ट है, मानव जीवन में धर्म का क्या महत्व है। तो मानव जीवन में धर्म का महत्व, मानव जीवन में धर्म के महत्व निम्नलिखित हैं। पहला है अनुशासनात्मक व समाजीकरण। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण। तीसरा है पुनरुज्जीवन देने वाला, यानी पुनर्जन्म देने वाला। नेक्स्ट है, वर्ग से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या सामाजिक वर्ग को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि वर्ग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है स्थिति समूहों का उतार चढ़ाव। दूसरा, ऊंच नीच की भावना या मनोवृत्ति। तीसरा है उपवर्ग। चौथा है उतार और चढ़ाव। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति और वर्ग में 3 अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम जाति और वर्ग में निम्नलिखित 3 अंतर को लिखेंगे। तो एक तरफ जाति, एक तरफ वर्ग। तो जाति की सदस्यता जन्म से ही निर्धारित होती है, जबकि वर्ग की सदस्यता धन, जीवन के स्तर, शिक्षा इत्यादि पर आधारित होती है। दूसरा, जाति में बंध संस्तरण होता है, अर्थात जाति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वर्ग में मुक्त संस्तरण निहित होता है, अर्थात व्यक्ति वर्ग परिवर्तित कर सकता है। जाति में अपेक्षाकृत कम स्वतंत्रता होती है, वर्ग में व्यक्ति को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता होती है। अब यह जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, संयुक्त परिवार की परिभाषा दीजिए या संयुक्त परिवार की व्याख्या कीजिए। तो पहला हमारा है, संयुक्त परिवार प्रथा को विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्नानुसार परिभाषित किया गया है। तो श्रीमती इरावती कर्वे के अनुसार, M.N. श्रीनिवास के अनुसार, डॉक्टर S.K. दुबे के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, हिंदू संयुक्त परिवार की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए या फिर संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है सामान्य निवास। दूसरा है बड़ा आकार। तीसरा है रक्त संबंध से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि संयुक्त परिवार के गुणों का उल्लेख कीजिए। सामाजिक प्रकार या लाभ। संयुक्त परिवार के प्रमुख सामाजिक कार्य या लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है सामाजिक बीमा। दूसरा है बूढ़ों, विधवाओं और अनाथों के लिए आदर्श स्थान। तीसरा है बच्चों के व्यक्तित्व के विकास का आदर्श स्थान। चौथा है व्यक्ति विवादिता पर नियंत्रण। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, ये संयुक्त परिवार के आर्थिक प्रकार या लाभ बताइए। आर्थिक प्रकार या लाभ। पहला है मितव्ययता। दूसरा पारिवारिक धन का
क्या है? पारिवारिक धन का समान वितरण, संपत्ति के विभाजन में से बचाव, श्रम विभाजन की व्यवस्था। ये सभी क्या है? संयुक्त परिवार के आर्थिक प्रकार के लाभ हैं। नेक्स्ट, संयुक्त परिवार के दोषों या हानियों का उल्लेख कीजिए। तो पहला दोष है कुशलता में बाधक, दूसरा है गतिशीलता में बाधक, तीसरा है सामान्य निर्धनता, चौथा है अकमर्य व्यक्तियों में वृद्धि, व्यक्तियों में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर को स्पष्ट कीजिए। भारत में नाभिकीय और संयुक्त परिवार में अंतर को बताइए। एकल परिवार या संयुक्त परिवार, एक तरफ एकल, एक तरफ संयुक्त परिवार। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कृषक वर्ग को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग, कृषक समाज की परिभाषा एवं अर्थ। तो आज के लिए तक इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो अति लघु उत्तरी के अति लघु यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको कवर कराया जाएगा और साथ में दीर्घ उत्तरी प्रश्न को भी बताया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।